नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राम सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल RS मैथ स्टडी पर। जो कि जैसा मैंने बताया था कि आपके पेपर बहुत जल्दी लगे हुए हैं, तो उसी के आधार पर ही 12th के कुछ सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया था पहले ही। तो उसी में आज एक सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, विज्ञान। जो कक्षा 10 की विज्ञान है उसके को चैप्टर से जितने भी एग्जाम में संभावित प्रश्न होंगे उनके बारे में मैं डिटेल से या फिर शॉर्ट फॉर्म में जैसे भी बन सकेगा उस प्रकार से आपको पेपर के संभावित प्रश्न जितने भी बनने की संभावना होगी या पिछले सालों में आए हुए प्रश्न हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा आपके तो लिए। और इसी में हालांकि मैं बता दूं, जो आपके पेपर के कुछ ही दिन बचे, यानी कि मेरा कहने का मतलब है जैसे एग्जाम जो बताया जा रहा है कि 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक। तो 24 फरवरी में आपको एक बेहतरीन के साथ अच्छे के साथ यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके, ठीक। उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी एक प्रैक्टिस सेशन चल रही है, यानी मैथ विज्ञान की, ठीक है। तो इसमें जो आज कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर पहला चैप्टर होगा, यानी रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, आपका ये पहला चैप्टर है। तो जो जैसे कि आप जानते हैं कि विज्ञान है, जो कक्षा 10 की विज्ञान में 3 भागों में बांटी गई है। कितने? 3 भागों में बांटी गई हुई है, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान 3 भागों में बांटी हुई थी, लेकिन एकत्रित करके आपको एक ही किताब में पढ़ने हैं तीनों की तीनों, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर है आपका रसायन विज्ञान से, यानी कि रासायनिक। तो इसमें जाने की रासायनिक अपक्रियाएं क्या है हमारी और रासायनिक समीकरण क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग आपकी लगाना होगा रासायनिक अपक्रिया। क्या हेडिंग लगानी होगी? रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया। तो जाने की रासायनिक अपक्रिया हमारी क्या होती है। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, इसमें क्या होता है, जब एक या एक से अधिक जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके सर्वार्था यानी क्रिया करके अपने आप पे स्वयं क्रिया करके स्वतंत्र भिन्न गुण धर्मों वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं। तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहलाते हैं। देखो जिस प्रकार से, यानी कि जिस प्रकार कॉपर और ऑक्सीजन क्या है, कॉपर और ऑक्सीजन मिलके क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, क्या CO2। तो कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो ऑक्सीजन कितने? 2 परमाणु होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 होते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 दिया है, ठीक। यहाँ पर कॉपर कितना होगा? 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या 2 हो गया। तो क्या कह रहे हैं, यानी 2 या 2 से अधिक तत्व, एक हमारा तत्व क्या कॉपर, एक ऑक्सीजन है, ठीक। ये दोनों तत्व अपक्रिया करके क्या बनाते हैं? कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो ये क्या कहलाएगी? हमारी रासायनिक अपक्रिया कहलाएगी। इसमें भाग लेने वाले 2 तत्व, इसमें भाग लेने वाले 2 पदार्थ क्या है, इस वाले भाग को बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। इस वाले भाग को अभिकारक बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या? उत्पाद। उत्पाद, समझ रहे? जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक बोलते हैं, जो उससे नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद। और इसमें यानी कि कह रहे थे जो रासायनिक अपक्रियाएं होती है, रासायनिक अपक्रियाएं होती वो कई प्रकार की होती हैं। तो अब आगे हेडिंग लगाएंगे रासायनिक अपक्रिया की पहचान। क्या लगाएंगे? रासायनिक अपक्रिया की पहचान। अब करेंगे रासायनिक अपक्रिया हमारी क्या क्या होती है। रासायनिक अपक्रिया की पहचान। तो पहचान के लिए क्या करना है? रासायनिक अपक्रिया की पहचान। किसी रासायनिक अपक्रिया की पहचान निम्न प्रेक्षणों से की जाती है। कैसे? उनकी अनेक तरीकों से की जा सकती है। नंबर 1 पहले आता अवस्था परिवर्तन। क्या होता है फर्स्ट में? अवस्था परिवर्तन। कुछ ऐसे तत्व होते हैं क्या करते हैं, वो अपनी अवस्था को परिवर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं? अपनी अवस्था परिवर्तित कर देते हैं। जैसे मान लो कॉपर है हमारा, क्या है?
कॉपर ही रहता। कॉपर को गलाने के बाद में कई प्रकार के मटेरियल बनाए लिए जाते हैं अलग अलग तत्व, ठीक है। तो हमारे क्या कहते हैं, ये तत्व क्या कहता है, अपना अवस्था को चेंज कर देते हैं, अवस्था। तो वो क्या कहलाता है, समीकरण हमारा, वो अपग्रिया अवस्था अपग्रिया कहलाती है। अगला आता है सेकंड में रंग परिवर्तन। क्या कहते हैं, रंग परिवर्तन। ये क्या करते हैं, अपना रंग को परिवर्तित करते हैं, रंग परिवर्तित। अगला आता है गैस निकालना। गैस निकलना, गैस निकलना। जैसे H2O है हमारे एक जल है, ठीक। जल को जब गर्म करते हैं इसमें हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें ऑक्सीजन हमारी क्या है, एक गैस है, इसको अलग होता है। अगला क्या आता है हमारा, ताप परिवर्तन। क्या कहते हैं, ताप परिवर्तन, ताप परिवर्तन। कुछ ऐसे तत्व अपने हीट रिड्यूस करते हैं, यानी ताप को परिवर्तित करते हैं अपनी मात्रा में। अगला आता है अवक्षेप निर्माण। क्या होता है, 5वें में अवक्षेप, अवक्षेप निर्माण। क्या होता है, अवक्षेप निर्माण होता है। तो हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी ये 5 प्रकार के तत्वों से हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं, यानी 5 प्रकार से पहचान करते हैं। अब आपकी अगली हेडिंग क्या होनी चाहिए, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया विस्तार रासायनिक समीकरण। तो अब आपकी अगली हेडिंग क्या होगी, तो यहाँ पर लिख के ना ही, यानी कि समझा के था, लेकिन आपको बोर्ड पे एक बार लिखी हुई विद PDF के तौर पे आपको दिखेगी, ठीक। उसमें आपको समझना भी है और जो हम समझा रहे हैं उसको भी देखना भी है। अब अगली हेडिंग क्या है, रासायनिक समीकरण। क्या डालना, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। अब देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है, कह रहा रासायनिक समीकरण यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को मानक प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करने को समीकरण कहते हैं। क्या है, यानी कि जो अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेते हैं। अब मान लो यानी कि कोई अभिक्रिया हमारी है, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया कराती है। क्या, मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, किसकी अभिक्रिया करा रहे, ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा रहे। तो यानी क्या बनेगा, देखो यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि क्या, Mg 2 ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पर क्या 2 रहेंगे, ठीक। अब क्या कह रहा है इसमें, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वे तत्व, वे जो तत्व यानी अभिकारक है, ये हमारे क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और ये क्या होता है, उत्पाद, यानी कि होता है उत्पाद, ठीक। ये क्या होगा, यानी कि जो सूत्रों या सूचक चिन्हों के रूप में आता है, सूत्रों या सूचक चिन्ह। अभी क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये हमारा एक सूत्र बन गया, क्या ना, सूत्र के रूप में प्राप्त हुआ। तो उन्हें क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अब देखते हैं अगली अभिक्रिया में क्या होगी। देखो अब हमारी अगली अभिक्रिया होगी विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया एक मजेदार अभिक्रिया है। यूं समझ लो, किसी के घर में, ठीक, 2 लोग आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, ठीक। कोई तीसरा व्यक्ति आए, उन दोनों में फूट डाल के
एक को भगा दे, एक को लेके अपना निकल। ठीक, तो कह रहा है ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब मान लो जो दो लोग हैं, ठीक, कह रहे हैं एक ज्यादा ताकतवर है और एक कमजोर है, तो उसे क्या कहते हैं? तीसरा क्या कहते हैं? जो कमजोर वाला उसको अलग कर देता है और जो ताकतवर उसके साथ। ऐसी क्रिया जिनमें अधिक अक्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उनके यौगिक से अलग कर देता है। अब देखो मान लो जैसे लोहा ले लिया, क्या लोहा यानी कि फेरिस प्लस लोहा की और कॉपर सल्फेट, क्या पर है? कॉपर सल्फेट AsO4। लोहा और कॉपर सल्फेट की अक्रिया कराने के बाद क्या होता है? तो यहाँ पर क्या बन जाता है हमारा? फेरिक सल्फेट प्लस कॉपर बेचारा रह जाता है, फेरिक सल्फेट और कॉपर रह जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है समझे? यहाँ पर ये दो प्रेमी जोड़ा एक साथ मिलजुल के रह रहे थे, ठीक, मिलजुल के रह रहे थे। तीसरा बंदा आया, इसको हिला के अपने साथ ले गया और इसको क्या किया? कॉपर को अलग कर दिया, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं? विस्थापन समीकरण को कहते हैं। इसी में एक मैग्नीशियम Mg की अभिक्रिया किसके साथ कराई है? AgCl के साथ, AgCl के साथ अभिक्रिया कराई जाए। तो यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है, क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है और Ag रह जाता है यहाँ पर इस प्रकार से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, किसकी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है हमारा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की अभिक्रिया कराने पर, यानी H की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? देखो यहाँ पर, अब देखो जो सॉरी क्या HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसमें क्या कहते हैं? इसकी क्रिया कराएगी क्या? सोडियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पर क्या है? सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बनता है। बाद में देखो Na और NaCl चला, ठीक। अब यहाँ पर क्या बचा? एक H बचा, एक H बचा, ठीक। तो क्या AH और 2O क्या हुआ? जल बचा। तो यहाँ पर समझ, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया की थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कराई, तो यानी कि सोडियम क्लोराइड बनके और जल हमारा प्राप्त हो गया। यहाँ पर क्या है? कम क्रियाशील वाले पदार्थ को अधिक क्रियाशील वाला पदार्थ अलग करके विस्थापन करता है, उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन समीकरण या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। को रेडॉक्स समीकरण क्या होता है? रेडॉक्स समीकरण, रेडॉक्स समीकरण, या तो आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, कह रहा रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो रेडॉक्स का मतलब क्या होता है ना? वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। रेडॉक्सी अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें क्या है? एक कैसा है? अभिकारक कौन सा? ऑक्सीकरण है, ठीक। तो ऑक्सीकरण इसका यानी ऑक्सीजन का वजह से कॉपर ऑक्साइड, क्या है बोलिए? एक कॉपर ऑक्साइड ले लिया गया कि अभिक्रिया किसके साथ कराई जा रही है? कि अभिक्रिया दूसरे अभिकारक का अपचयन, यानी दूसरे अभिकारक का, मान लो इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करा दी, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा दी। तो यहाँ पर क्या होता है? देखो हाइड्रोजन अभिक्रिया कराने पर क्या? कॉपर अलग हो जाएगा और यहाँ पर जल हमारा अलग प्राप्त हो जाएगा।
तो दूसरे अभिकारक के साथ अभिक्रिया कराने कि रिडॉक्स अभिक्रिया उपचयन और अपचयन अभिक्रिया इसको भी बोलते हैं, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा चुका 2019 और 2022 में। 2019-2022 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है रिडॉक्स अभिक्रिया के तो। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा, अब देखो आपसे यानी कि ये कुछ तो महत्वपूर्ण ये नहीं, अब आपसे यानी कि क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, तो क्वेश्चन आपका देखो इस प्रकार बन सकता है। अगर वायु में क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। अब कह रहा मैग्नीशियम जो वायु में यानी कि खुले में मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे, यानी कि मैग्नीशियम रिबन कहाँ जलाने, वायु में, ठीक। जब वायु में मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो कह रहा है इसे साफ क्यों किया जाता है, तो इसमें कह रहा है मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होने के कारण समान परिस्थितियों में भी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिससे मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। क्या कह रहा है, जो मैग्नीशियम हमारा है, मैग्नीशियम है, ठीक, क्या कहता है खुले में जब जलाएंगे तो क्या कह रहा है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो उससे क्या कहते हैं, उस मैग्नीशियम के ऊपर बता रहा है किसकी परत चढ़ जाती है, ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है, ठीक। तो उस परत को साफ करते हैं, परत चढ़ जाती है। इस परत तथा अन्य अशुद्ध जैसे वो परत और उसके साथ में जब कुछ अन्य अशुद्धियां क्या कहती, कह रहे धूल कण नमी आदि को हटाकर शुद्ध करके मैग्नीशियम प्राप्त करते हैं। इसमें क्या ऑक्सीजन पे जो धूल कण मिट्टी जो कुछ नमी वाली चीजें हैं उसको साफ करने के बाद हमारा क्या होता है, शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त होता है। करने के लिए इसे वायु में जलाने से पहले साफ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका कब कब आया, देखो 2008-2016 में, क्या 2008 और 16 में पूछा गया, ठीक। 2008-2016 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन और देखो अगला, अगला क्वेश्चन होगा लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। कह रहा लोहे की वस्तुओं पेंट क्यों करते हैं। अक्सर कल देखा होगा जैसे लोहे की वस्तुएं जैसे नई लाते हैं, ठीक, तो नया लोहा का बनवा के लाते हैं, जैसे मान लो फर्नीचर हो गया, दरवाजे हो गए और कई तरीके की हुई, ठीक। तो उसमें क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो पेंट क्यों करते हैं इस बात का है, ठीक, यानी कि लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। तो कह रहा है लोहे की वस्तुएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी से संरक्षित हो जाती हैं, अर्थात इन पर क्या लगती है, जंग लग जाती है। अब कह रहे हैं जो लोहा हमारा क्या होता है, आयरन होता है, ठीक, क्या होता है, आयरन होता है। ये जब वायु में या फिर मान लो नहीं पेंट करेंगे तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आती है, ठीक, क्या है, ऑक्सीजन के साथ ही संपर्क में आती है। तो क्या कहती है, ऑक्सीजन और नमी में पड़ी नहीं ऑक्सीजन संपर्क, तो उसमें क्या लगता है, जंग लग जाता है। क्या लगता है, एक जंग नामक पदार्थ है, ये इसके ऊपर लग जाता है, ठीक, तो जंग लग जाता है। इन्हें जंग से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट कर देते हैं। पेंट ऑक्सीजन तथा नमी को लोहे के संपर्क में आने नहीं देती है। जो हमारी पेंट की जाती है क्या कहता है, ये ऑक्सीजन और नमी किसको, लोहे के पास बिल्कुल नहीं आने देती है, ठीक, लोहे के पास नहीं आने देती है। अब इसमें क्या आता है, जो हमारी लोहे पे जंग लगती है,
लोहे पे जो जंग लगती है, ठीक, तो लोहे पर जो जंग लगती है कह रहा उसमें अभिक्रिया क्या कहलाएगी। मान लो जो लोहा पड़ा हुआ हमारा, ठीक, मान लो लोहे की एक रॉड पड़ी है, ठीक, इस प्रकार से इस पर हमारी क्या जो जंग लगती है वो कौन सी अभिक्रिया के पर लगती है। तो वो अभिक्रिया हमारी क्या होती है, वो अभिक्रिया हमारी क्या, उपचयन क्या कहलाते हैं, इसके उपचयन, उपचयन अभिक्रिया होती है। लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, उपचयन कर दिया जाता है। लोहे पर जंग लगना उपचयन क्रिया कहलाता है। क्वेश्चन पूछेगा यानी क्या कहना, लोहे पर जंग लगना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, उपचयन प्रक्रिया कहलाता है। जो हमारा जंग का सूत्र, अब यहाँ पर एक बात आई, यानी जंग का फॉर्मूला क्या होता है। जो हमारी जंग है, जंग का सूत्र भी होगा, ठीक, जब लोहे पर जंग लगती है तो इसका जंग का सूत्र भी होगा। वो तो क्या है, फॉर्मूला कहता है Fe2O3 इंटू H2O, फेरस ऑक्साइड इंटू H2O यानी जल। तो यानी क्या है, वो जंग का फॉर्मूला। तो यहाँ पर जंग से रिलेटेड जितना भी टॉपिक में था उस इतना सब सकता है, क्या बन सकता है, क्वेश्चन एक हो सकता है, जुगनू रात में क्यों चमकते हैं। क्या है, जुगनू रात में क्यों चमकते हैं, जुगनू रात में क्यों चमकते, जुगनू रात में क्यों चमकते हैं, ये आपका क्वेश्चन, ठीक। तो जुगनू रात में क्यों चमकते हैं, आपने देखा कि यानी कि हम जो छोटे थे यानी रात में जुगनू थे उनके पीछे पीछे भागते उन्हें पकड़ते थे और बाद में देखते क्यों, यानी कि एक क्या करें, एक लाइट से उनके पीछे से आते थी। तो क्या कारण होता है, कह जुगनू में ल्यूसीफेरस नामक क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। ल्यूसीफेरस नामक प्रोटीन होता है जिसका एक एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या कहते हैं, ल्यूसीफेरस नाम का एक प्रोटीन होता है, क्या कहता है, जैसे भी यानी वायु के संपर्क यानी क्या होता है, वो ऑक्सीकरण होता है, इसमें तो ऑक्सीकरण होता है ये, ठीक। ऑक्सीकरण होने के हो जाता है इस दौरान, क्या इस दौरान या इस दृश्य को क्या प्रकार उत्सर्जित करता है। उस टाइम क्या होता है, जब ऑक्सीकरण होता है, ल्यूसीफेरस नाम का प्रोटीन वायु के संपर्क, तो ऑक्सीजन मिलती है उससे, जब ऑक्सीजन मिलती है तो क्या उसमें से एक प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक। जो प्रकाश उत्पन्न होता है तो उससे क्या कहते हैं, जुगनू चमकता है। जो चमकता है तो क्या कहते हैं, जुगनू रात में जलता है। ल्यूसीफेरस नाम का प्रोटीन वायु के साथ संपर्क में आने से क्या कहता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके तो एक लाइट उत्पन्न करता है। एक अगला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। अब वियोजन, अब नाम से ही समझते हैं वियोजन क्या है ना, वियोजन यानी कि कुछ तत्वों को अलग करके या कुछ तत्व नए उत्पन्न करना है, उन्हें क्या कहलाते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। तो इसमें क्या, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ उत्पन्न करता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। क्या है, ऐसे पदार्थ, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहते हैं, जो वियोजन यानी अलग अलग होकर दो नए पदार्थ को या दो से अधिक नए पदार्थ बनाती है। तो यहाँ पर एक लिया अमोनियम क्लोराइड, क्या है, एक पदार्थ लिया गया मैंने अमोनियम क्लोराइड, तो NH4Cl क्या अमोनियम क्लोराइड है। तो इसको मैंने वियोजित यानी कि क्या करेंगे, इसको या तो इसको हीट करेंगे, ठीक,
या इसको ठंडा करेंगे। क्या करें, या तो इसको हम गर्म करें या फिर इसको क्या करें, ठंडा करें। ठंडा, या तो इसको गर्म करें या फिर ठंडा करेंगे। तो पहले गर्म करें या फिर ठंडा करेंगे तो क्या बनता है, अमोनिया। देखो जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें क्या होगा, NH3, ठीक, और क्या बच गया, HCl, NH3HCl। तो अमोनिया, ठीक है, क्या हुआ, ये अमोनियम क्लोराइड था, यहाँ पर अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। तो गर्म करने पर क्या हुआ, दो अलग अलग तत्व प्राप्त हुए। तो इससे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया। यार इसको ठंडा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, NH4, अमोनियम क्लोराइड फिर उत्पन्न प्राप्त हो जाएगा हमारा, ठीक। देखते हैं इसमें कह रहा है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। अब इसमें यानी कि जो प्रश्न, इसमें दो तीन टॉपिक है, ठीक। टॉपिक कौन से, इसमें पहला कह रहा संचारण, संचारण, ठीक। दूसरा टॉपिक हमारा इसमें क्या है, संचारण के बाद में कह रहा विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। तीसरा टॉपिक हमारा इसमें क्या है, तो तीसरा टॉपिक कह रहा है, दो टॉपिक है, यानी क्या, एक संचारण और एक विकृत गंधिता है, दो टॉपिक, ठीक। तो ये यानी कब कब पूछे गए, यानी जो संचार 2016 पूछा गया और 22 में पूछा गया। क्या है, 16 और 22 में पूछा गया, और ये कब पूछा गया, 14 में पूछा गया। अब देखो संचारण हमारा क्या होता है, क्या संचारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब इनका क्षरण होने लगता है और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। ऐसे समझ लो जैसे कोई वस्तु पड़ी है, ठीक, उसमें क्या कहता है, आर्द्रता यानी नमी, और कह रहा या फिर अम्ल कोई चीज, तो उसमें क्या करता है, जैसे मान लो लोहे की वस्तुओं में क्या लगता है, जंग लगता है, ठीक। तो कैसे नमी और ऑक्सीजन की क्रिया करने के बाद होता है, ठीक। इसी प्रकार जब यहाँ पर नमी मिलेगी और अम्ल आएगा तो क्या कहते हैं, वहां पर गलन पैदा करेगा, तो क्या कहते हैं, संचारण बोलते हैं, ठीक। जिससे कह रहा लोहे पर जंग लगना, इसमें वही उदाहरण बोल लग गया, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाएगा, संचारण कहलाएगा। अगला क्या है, विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता यानी कि ये लिक्विड पदार्थ में होता है, लिक्विड यानी कि जैसे तेल हो गया, बसा हो गया, पानी हो गया, ये लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक, इसमें होता है। जब बसा तथा तेलीय पदार्थ, बसा और तेलीय पदार्थ यानी तेलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है, लंबे समय तक यानी स्टॉक करके रख लिया जाता है, यानी कि महीने 2 महीने के लिए या कई और दिनों के लिए रखा, तब ये अपचयित होकर दुर्गंध हो जाते हैं, क्या मंद हो जाते हैं तथा इनका स्वाद बदल जाता है। इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। अब भोजन रखा हुआ है, ठीक, 2 4 10 15 दिन में से भोजन को क्या होता है, खराब हो जाता है, उसमें गंध से आने सड़ जाता है, ठीक, तो उसे क्या है, विकृत गंधिता बोलते हैं। तो उदाहरण क्या, नमकीन चिप्स जैसे खाद्य पदार्थों का लंबे समय तक रखने पर दुर्गंधमय हो जाता है। अब ये चिप्स हमारी है, ठीक, ऑयली पदार्थ है भी, और कई सारे ऑयली पदार्थ निकालते, इसमें भी एक गैस आता है नाइट्रोजन, यदि ना भरी जाए तो हमारी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। यानी कि अगर ये हमारी आमतौर पर घर वाले चिप्स ही बनाते हैं आलू की काट के, तो उसमें क्या कहते हैं, ज्यादा दिन रखे तो खराब हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता हो जाती है। तो 2 या 3 नंबर पूछेगा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, ठीक, टिप्पणी दीजिए। तो क्या संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, ठीक है, टिप्पणी दीजिए, ठीक है। निम्न पर
2 3 4 हेडिंग दे देगा, ठीक। इनमें से बोलेगा किन्हीं 2 पर, किन्हीं 3 पर, ठीक, ऐसे टिप्पणी दीजिए। तो यहीं पर एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा जा चुका है। तो कहेगा द्वय विस्थापन क्रिया और उदासीनीकरण। एक नंबर फर्स्ट हमारा क्या, द्वय विस्थापन, द्वय विस्थापन अवक्रिया, द्वय विस्थापन अवक्रिया। और दूसरा कह रहा, दूसरा पॉइंट कह रहा उदासीनीकरण। अब जो क्या होता है दोनों, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। अब कह रहा द्वय विस्थापन अवक्रिया, जिसमें कह रहा 2 बार स्थानांतर यानी कि विनिमय किया जाए, यानी कि चीजों का 2 बार स्थानांतर या विनिमय किया जाए। तो क्या कहलाएगा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक के 2 आयनों अथवा अवयवों पर परस्पर यानी लगातार 2 बार, वही बोला ना, द्वय विस्थापन लगातार 2 बार परस्पर विनिमय या स्थानांतरण होता है तथा नए यौगिक बनते हैं, द्वय विस्थापन क्रिया कहलाती है। इस क्रिया को ऊष्मा शोधि भी कहते हैं, यानी ऊष्मा शोधि यानी कि ऊष्मा को शोधन करते हैं, ठीक है, ऊष्मा शोधि। तो क्या क्या हो सकते हैं, पहला इसमें उदाहरण में लिखिए, ठीक। अब यहाँ पर उदाहरण होगा द्वय, इसको एक अलग अपनी भाषा में बोल सकते हैं, क्या कहते हैं, जिस अभिक्रिया में 2 अभिकारक, जिस अभिक्रिया में 2 अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करके परिणाम स्वरूप 2 नए उत्पाद बनाते हैं, द्वय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो 2 अभिकारक ले लीजिए, ठीक, कौन कौन से, तो हमने 2 अभिकारक ले लिया। एक ले लिया क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड, एक ही अभिकारक लिया। एक और अभिकारक ले लिया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराने पर क्या, कि अभिक्रिया कराने पर क्या होता, सोडियम क्लोराइड, यहां से क्या बनेगा, सोडियम Na, सोडियम क्लोराइड, और बाद में क्या बचेगा, जल, क्या बचेगा, जल। तो इसमें कह रहा 2 अलग अलग अभिकारक थे, ठीक, और 2 अलग अलग हमारे उत्पाद भी बने। तो क्या कह रहा है, जो लगातार अभिक्रिया होने पर 2 नए तत्व यानी कि 2 से अधिक नए तत्व प्राप्त हो सके, द्वय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी में देखिए उदासीनीकरण, ये उदाहरण इसका है, ठीक, इस वाले का। अब उदासीनीकरण क्या होता है उसे देखते हैं। उदासीनीकरण हमारा क्या होता है, जिन अभिकारकों में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं, क्या कहते हैं, जिन अभिकारकों में अम्ल और क्षार क्रिया करके जलीय जल एवं लवण बनाते होने का क्रियाओं को उदासीनीकरण क्रिया बोलते हैं। अब यहीं पर दोनों के लिए सेम आ जाएगा। अब देखो क्या है, दोनों के लिए सेम। अभी जो हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोराइड, तो हमारा के लिए अम्ल है, क्या है, ये हमारा अम्ल है, और ये क्या हमारा क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा क्षार क्या है, यहाँ पर एक जल प्राप्त हो गया, और क्या प्राप्त होगा, लवण, परस्पर लवण। तो यहाँ पर क्या करा, हाइड्रोक्लोराइड की क्रिया ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई, क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त हुआ। तो कह उदासीनीकरण करा अम्ल और क्षार, जहां पर ऐसे 2 अभिकारक अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर लवण और जल प्राप्त होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पर आप अच्छी तरह भली बात दोनों को समझ गए होंगे। रासायनिक समीकरण या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक। तो क्या संतुलित रासायनिक समीकरण, क्या हुआ, समीकरण, ये आपकी हेडिंग है।
अब इसमें क्या होता है, कह रहा है इसमें क्या होगा, कह रहा है वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों अभिकारक तथा उत्पाद पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे मान लो यानी दो है, ठीक, दो लोगों में कोई चीज यानी कि एक ही है यहाँ पर, ठीक, कोई चीज बांटनी है तो दो अगर इसको दिया तो दो इसको दिया, अगर एक प्लस इसके साथ किया तो एक प्लस इसके साथ करना है। अभिकारक क्या है, अभिकारक और उत्पाद को क्या है, हमेशा इक्वल करना है। अभिकारक और उत्पाद को हमेशा इक्वल करना है, बराबर करना है। तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक और उत्पाद के दोनों के क्या कहते हैं, दोनों के परमाणु की संख्या हमेशा बराबर है, दूसरे का रासायनिक संतुलित समीकरण कहते हैं। अब इसमें कह रहा है, अब इनमें समीकरण, अब जितने भी इस चैप्टर में समीकरण है लगभग 10-15 आपको मैं समझाऊंगा परीक्षा के तौर पर, ठीक। अब यहाँ डालेंगे समीकरण नंबर 1, यानी कि एग्जाम्पल समीकरण एग्जाम्पल नंबर 1। तो पहला एग्जाम्पल क्या, पोटेशियम क्लोरेट। कह रहा पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किए जाने पर कह रहा पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस बनाता है। क्या था, पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट हमारी क्या था, KCl3। पोटेशियम क्लोरेट को क्या कहते हैं, गर्म करने पर, क्या इसको कह रहे हैं गर्म करने पर क्या बनाता है, कह रहा पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो पोटेशियम क्लोराइड क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम क्लोराइड तो KCl2 प्लस क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन गैस हमारी प्राप्त होती है, हमारी क्या ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, अब कह रहा अभिकारक और उत्पाद को बराबर करना है। अभिकारक और उत्पाद को बराबर, यानी कि सॉरी पोटेशियम क्लोराइड, इसमें क्या पोटेशियम क्लोरेट होता है तो KClO3 आया, KClO3 होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा ऑक्सीजन के कितने तत्व हैं, 3 है, और यहाँ पर कितने 2 है। तो इनको जो बराबर करने के लिए क्या करें, यदि इसके साथ हम क्या करें, 3 का गुणा कर दें, यदि यहाँ पर 2 का कर दें, ठीक, 3 2 यानी 6 यहाँ पर भी हो गए और 3 2 6 यहाँ पर हो गए, ठीक। अभी समय बराबर हुआ नहीं हुआ, अब क्योंकि अब सिर्फ ऑक्सीजन बराबर हुआ। अब देखो जो हमारा क्या पोटेशियम है, 2 तत्व हो गए, यहाँ पर कितना 1 है, तो इसके साथ 2 कर दो, किसके साथ 2 कर दो, बराबर हुआ। अब तो बराबर हो गया, क्यों, तो क्लोरीन हमारी यहाँ कितनी 2 है, 2 क्लोरीन यहाँ पर होगी, ठीक। तो कह रहा अभिकारक और उत्पाद को बराबर करना है, क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहलाते हैं। अब देखो एक अगला समीकरण कह रहा मैग्नीशियम की, क्या है, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर, किसकी, मैग्नीशियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, MgCl2, और क्या होता है, हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो हाइड्रोजन हमारा क्या H2 प्राप्त होता है। अब देखो दोनों तरफ समीकरण हमारे क्या संतुलित है, नहीं। अब देखो
यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने तत्व? 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है, जो हमारा क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 1 है। यदि इसके साथ हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो हमारा क्या है, ये समीकरण संतुलित हुआ है। कैसे हुआ? समीकरण दोनों तरफ बराबर हो गया। अब देखो अगला समीकरण इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराने पर, किसकी? जिंक की अपक्रिया करा रहे किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जिंक हमारी है Zn, किसके साथ क्रिया करें? सोडियम हाइड्रोक्स के साथ में अपक्रिया कराने पर तो क्या प्राप्त होता है? जब जिंक की सोडियम हाइड्रोक्स के साथ अपक्रिया करें तो कह रहा है सोडियम जिंकेट, क्या? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। क्या होता है? सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो सोडियम जिंकेट हमारा क्या होता है? Na और सोडियम जिंकेट NaZnO3, सोडियम जिंकेट सोडियम Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस क्या होता है? हाइड्रोजन प्राप्त होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन प्राप्त होता है, ठीक। तो सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्राप्त होता है और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। अब देखो, अब यहाँ पर जो संतुलित करना है दोनों तो उत्पाद और कारक बराबर करने हैं। तो यहाँ पर देखो जो सोडियम है कितना है? 2 तत्व है, ठीक। ऑक्सीजन के भी 2 है और हाइड्रोजन के भी 2 है। तो यदि इसके साथ हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यानी क्या, सोडियम 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन के 2 भी परमाणु हो गए। और जिंक यहाँ पर 1 था तो जिंक यहाँ पर कोई है, तो अभिकारक और उत्पाद दोनों कैसे हो गए? इक्वल में आ गए। लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। किसको? लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो लेड आप जानते हैं इनकी पीबी होता है, ठीक। पीबी नाइट्रेट क्या होता है? NO2 का होल क्रंच। इसे क्या कहते हैं? गर्म करते हैं, ठीक। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो इसमें क्या था? लेड ऑक्साइड अलग हो जाएगा, ठीक। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो इसको गर्म करो। किसको? इसको। अब देखो इसको गर्म किया गया, लेड ऑक्साइड अलग हो गया। कितना? लेड अलग हुआ तो PbO2 अलग हो गया, PbO अलग हो गया, ठीक। इसके बाद क्या हुआ? नाइट्राइड ऑक्साइड अलग हो गया। क्या? नाइट्रेट डाइऑक्साइड अलग हो गया, तो नाइट्रेट डाई ऑक्साइड अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक। इतनी चीजें गर्म करने पर निकली। तो अब इसे क्या करना है? संतुलित करना। हमें क्या करना है? संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए देखो यहाँ पर जो हमारा NO नाइट्रोजन, ठीक, NO2 और 2 या 6, ठीक। तो इसके कितने तत्व है? 6 तत्व है। अब देखो यहाँ पर जो NO2, देखो 2 तत्व यहाँ पर, ऑक्सीजन कितने? 6 तत्व लाने हैं, ऑक्सीजन के 6 तत्व। तो अभी इसको मैं यानी कि 2 यहाँ पर कम करें, ठीक, नहीं लिखते। तो ऑक्सीजन को 6 बनाने, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 हो गए, ठीक। यदि यहाँ पर 2 लिखा जाए, ठीक, कितना? 2, तो ऑक्सीजन कितना हुआ? 6 हो गए, ठीक। तो NO कितने हुए? तो NO को क्या करना है? इसको भी 6 बनाना है, ठीक। तो नाइट्रोजन को 6 बनाना है, ठीक। तो यदि मैं यहाँ पर 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, इसको हटा के 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें और 2 इसके साथ करना है कि PV यहाँ पर 2 तो PV 2 हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ? समीकरण हमारा पूरा क्या हुआ? संतुलित हुआ। क्या हुआ? समीकरण
सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड में मिलाया जाता है। किसको? सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट को किसमें मिलाते हैं? बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम Na2SO4 किसके? बेरियम Ba किसमें मिलाते हैं? बेरियम क्लोराइड के विलयन में, BaCl2 के विलयन में मिलाते हैं। ठीक, तो क्या प्राप्त होता है? कह रहा है सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। तो बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। ठीक, ये दो तत्व प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं अभिकारक और प्रेरक दोनों बराबर है। देखो क्या कर रहे हैं, तो सोडियम के दो तत्व हैं, यहाँ पर एक तत्व है, यहाँ क्लोरीन दो है, यहाँ पर एक है। ठीक, यदि यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कितना? दो का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड सबके सब तत्व कैसे हो, इनके परमाणु क्रमांक बराबर हो गए। और ये जो रिएक्शन है कब पूछा गया? 2010-2024 में, और ये रिएक्शन 2019-2024 में पूछा गया। ठीक, जितने भी रिएक्शन कराए जा रहे हैं कि कोई ना कोई वर्ष में पूछे ही गए हैं। अगला, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। किसको? रासायनिक समीकरण कर रहे हैं। अगला फेरिस फेरक यानी लोहा आयरन प्लस H2 यानी हाइड्रोजन। कह रहे लोहा है Fe प्लस H2O हाइड्रोजन जल है। ठीक, जब लोहा और जल को मिलाएंगे, तो लोहा जब जल को मिलाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर जंग उत्पन्न होने की चांस ज्यादा है, क्योंकि लोहा को जल के साथ मिक्स करेंगे तो उसमें जंग लगेगी। ठीक, जब जंग लगेगी तो क्या होगा? देखो फेरिक और ऑक्सीजन। ठीक, क्या होगा? फेरिक ऑक्सीजन उत्पन्न आएगी यहाँ पर, और बाद में क्या बचा हमारा? H2 बचा है। अब देखो H2 बचा है, तो इसको क्या करेंगे? जो अभिक्रिया अधूरी है उनको पूरा करो। ठीक, संतुलित करो। अब देखो क्या है, देखो कितना Fe कितना 3 है, तो यहाँ पर एक है, तो यहाँ 3 कर लो। ठीक, अब यहाँ देखो ऑक्सीजन के तत्व कितने? 4 है, यहाँ पर एक है, क्या करना है? एक है, तो यहाँ पर 4 कर लो। तुम्हारी कैसी पूरी रिएक्शन अभिक्रिया हमारी कैसी बराबर हुई? कैसी बराबर होगी? अगला कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोरीन। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो Mg ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई जा रही है? HCl की अभिक्रिया करा रही है। क्या प्राप्त हो रहा है? कह रहा है तो इसको करा प्राप्त हो रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराई, तो कह रहा है प्राप्त होने मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जल और क्लोरीन। क्या प्राप्त होता है? जल Mg मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2H2O प्लस, और क्या प्राप्त हो रहा है इसमें? क्लोरीन प्राप्त होता है। क्या हो रहा है? क्लोरीन प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो निम्न अभिक्रिया को कहना संतुलित बनाना है। ठीक, ये कह रहा प्राप्त हो रहा है। अब देखो अब यहाँ पर देखते हैं कि जो क्लोरीन के कितने? 2 यहाँ पर तत्व है, 2 यहाँ पर, तो कितने हो गए? 4 हो गए। तो यहाँ पर कितने? 2 है, 1 है सॉरी, तो यहाँ पर 4 कर लो। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इसके साथ क्या करना है? 2 मल्टीप्लाई कर लो। क्या करना है? 2 का मल्टीप्लाई करना है। अब देखो क्योंकि अब समीकरण बराबर इक्वल सा है, कैसा? इक्वल है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 यहाँ पर, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है, तो कैसे? अभिकारक और उत्प्रेरक कैसे बराबर है? अभिकारक
कारक बराबर किसके हैं? उत्पाद के। दोनों कैसे? बराबर उत्पाद। तो क्या कहलाए? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। और ये कब कब आया? तो पहला वाला है 11, 16, 19। ये कब आया? 11, 16, 19 और 17 में आया वो, ठीक। दूसरा वाला 15, 17, 19। ये कब आया? 15, 17 और 19। ये दोनों के समय में 3-4 बार ये आया, 3 बार ये आया, ठीक। इतने सालों में आ चुके हैं। तो हो सकता है 2024 आगे रिपीटेड हो सकता है, कोई पता नहीं। और आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ मैं क्वेश्चन यानी कि संतुलित समीकरण के कुछ क्वेश्चन आपको मैं इसमें लास्ट में डाल दूंगा, ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए। जो यानी कि प्रत्येक वर्ष यानी किसी ना किसी वर्ष आए हुए यानी वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक। तो मैं आशा उम्मीद करता है यानी आपने तक यहाँ तक जितना भी सीखा है परीक्षा के महत्वपूर्ण ही होगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ही होगा। जो भी मैंने पढ़ाया है कोई ना कोई वर्ष आया हुआ या फिर आने की संभावना है, ठीक। इस तौर पे आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हुए इस टॉपिक से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है। क्योंकि और ये जो वीडियो है आप अपने स्कूल ग्रुप यहाँ पर जिन बच्चों की इसकी जरूरत वहां तक आप शेयर कर सकते हैं, ठीक। आपको यदि पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए यानी कि मैं जो कक्षा 10 में गणित और विज्ञान के 2 सब्जेक्ट लेके आया है, ठीक। और कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान है, ठीक। ये जो आज विज्ञान में पहला चैप्टर था, गणित में इस प्रकार से जो 1 शॉट में यानी 2 टॉपिक हो चुके हैं, ठीक है। तो कक्षा 10 और 12 के जो इतने भी टॉपिक सारे समाप्त करेंगे और इसमें जो बचे दिनों में आपकी पेपर की प्रैक्टिस और कराएंगे किस प्रकार से पेपर आता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।